Assalamu alaikum dear students, this is Naseem Zulfikar and today I am going to solve the past paper of MD-CAT 2020. तो नेशनल मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट 2020 कि लास्ट ईयर जो MD-CAT के एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें केमिस्ट्री के जो 60 क्वेश्चंस आस्क किए गए, तो उस हवाले से आज जो है वो मैं पास पेपर लेकर हाजिर हुआ हूँ और इन पास पेपर्स को आई एम गोइंग टू डिस्कस और डिटेल में मैं बताऊँगा कि किस तरह के जो है वो आपके पास MD-CAT के अंदर क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाए या फिर क्या आंसर्स थे लास्ट टाइम जो भी हमारे पास टेस्ट आया था, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो वन बाय वन तमाम MCQs को करेंगे। MCQs 41 से ये स्टार्ट हो रहा है। शुरू के जो 40 MCQs हैं दे वर बेस्ड अपॉन फिज़िक्स, तो ये ऊपर के जो फिज़िक्स के हैं, तो चूँकि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो मैं इसको डील कर रहा हूँ। तो फर्स्ट है 41 है कि अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्विंग CX बॉन्ड ब्रेकेज एंड CNU बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली वुड फॉलो द मैकेनिज्म। मतलब वो कि अल्काइल हैलाइड्स ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिनमें कार्बन हैलाइड बॉन्ड और कार्बन न्यूक्लियोफाइड बॉन्ड जो है वो एक साथ होता है, साइमल्टेनियस होता है, तो वो कौन सा मैकेनिज्म कहलाता है। तो चैप्टर 8 में हमने पढ़ा है, ये सिंड बोर्ड में हमारे पास है कि SN2 मैकेनिज्म जो होता है, SN2 मैकेनिज्म में कार्बन हैलाइड बॉन्ड क्लेवेज और कार्बन न्यूक्लियोफाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ये दोनों एक साथ हो रही होती है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 42 कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इज डैश, कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या है इन चारों में से। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के बारे में आप जानते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं कि जिसमें अल्फ़ा कार्बन के दो तरफ रेडिकल्स अटैच होते हैं। यहाँ देखते हैं ए में, तो इसमें अल्फ़ा कार्बन के सिर्फ एक तरफ रेडिकल अटैच है। यहाँ इसमें अल्फ़ा कार्बन के देखेंगे एक तरफ भी रेडिकल अटैच नहीं है। अगर यहाँ है तो इसमें देखें अल्फ़ा कार्बन के एक दो तरफ अटैच्ड है। ये सी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। नेक्स्ट है 43 RX रिएक्शन विद अल्कोहल फॉर्म्स, मतलब कि RX का अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ बनाकर देख लेते हैं। दिस इज़ RX एंड रिएक्शन इसका करा दें आप ROH से अल्कोहल के साथ। तो RX में तो R प्लस हो गया और X आपके पास माइनस हो गया, और ROH में H प्लस होता है जो कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का है, OR माइनस होता है। तो प्लस वाले से माइनस से मिला, HX से मिला, ये बना ROR प्लस HX हैलोजन एसिड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें ROR मिल रहा है, दैट इज़ ईथर मिल रहा है। ठीक है, तो ईथर की फॉर्मेशन होगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है और उसका IUPAC नेम पूछा जा रहा है। तो यहाँ स्ट्रक्चर आप इसको देख लें, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है। दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप इन फर्स्ट कार्बन, कीटोनिक ग्रुप है। यहीं से हम कर लेते हैं 1 कर लेते हैं स्टार्ट यहाँ से। उसके बाद जो है वो राइट या लेफ़्ट दोनों में से किसी तरफ से हम जो है वो कर लेते हैं नंबरिंग। चूँकि दोनों तरफ से मिथाइल रेडिकल करीब है तो राइट से भी कर सकते हैं, लेफ़्ट से भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों कर सकते हैं। तो क्लॉकवाइज कर लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 पर मिथाइल है और 6 पर मिथाइल है, तो 2,6 जो है वो हमारे पास डाई मिथाइल हो गया और ये साइक्लोहेक्सेन 1 ओन या साइक्लोहेक्सेन ओन है। ठीक है, जो ये केटोनिक ग्रुप है तो ओन आएगा आखिरी में साइक्लोहेक्सेन के, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 2,6 डाईमिथाइल और साइक्लोहेक्सानोन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है फिनॉल इज़ नोन एज, फिनॉल को और क्या कहा जाता है कॉमनली, तो फिनॉल को आप जानते हैं कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है बिकॉज एसिडिक नेचर रखता है। नेक्स्ट है 46 है फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, किस रीज़न की वजह से। देखिए फिनॉल की जब हम बात करेंगे तो फिनॉल क्या होता है, फिनॉल एक्चुअली होता है कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ जो है वो यहाँ पर अगर OH अटैच हो जाकर दिस विल बी फिनॉल। ठीक है, और एक अल्कोहल हमारे पास होता है, अल्कोहल क्या होता है R के साथ यहाँ पर OH की अटैचमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है क्या है कि H प्लस जब लॉस हो जाता है, H प्लस के लॉस हो जाने के बाद ये जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है ना, तो H प्लस जब लॉस हो गया तो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास आयन बना, दिस इज़ फिनॉक्साइड, इसको हम फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। ये हमारे पास जो फिनॉक्साइड बनता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है, नेगेटिव चार्ज को बेंजीन रिंग के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। ये पाई बॉन्ड टूटता है और बेंजीन रिंग में ट्रांसफ़र होता है।
इस तरह से क्या होता है यहाँ पर कि बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो रोटेट करना शुरू करते हैं, कभी यहाँ पर आते हैं, कभी यहाँ पर आते हैं और कभी यहाँ पर आता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डी लोकलाइजेशन। इसको डी लोकलाइजेशन कहा जाता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज उसकी डी लोकलाइजेशन होती है, और इसी को हम लोग रेजोनेंस भी कहते हैं। और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, कोई मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है ना कि H+ निकालने के बाद क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है बेंजीन रिंग, ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है डीलोकलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो इसको डिटेल में डिस्कस किया। अब देखें इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द रिंग। कि नेगेटिव चार्ज जो रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो जाएगा, मूव करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से फिनॉल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा अल्कोहल से, चूँकि अल्कोहल के अंदर रेजोनेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, 47 है द कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज। इस एल्डिहाइड का कॉमन नेम बताना। ये एल्डिहाइड गिवन है आपके पास। ये देखें, दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा के साथ क्लोरो लगा हुआ है, बीटा के साथ मिथाइल लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट, कि बीटा क्लोरो देन अल्फ़ा मिथाइल, और ये कॉमन में हम इसको क्या कहेंगे अल्काइल एल्डिहाइड को, प्रोपायोन एल्डिहाइड, क्योंकि प्रोपायोन 3 को कह रहे होते हैं। तो ये बीटा क्लोरो अल्फ़ा मिथाइल, और ये हमारे पास प्रोपायोन एल्डिहाइड आपका बन गया। ठीक है, देन उसके बाद 48 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग reagent is used to separate और purify carbonyl and non carbonyl compound। मतलब इनमें से क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कार्बोनिल और नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए। तो सोडियम बाईसल्फेट को इस्तेमाल किया जाता है, NaHSO3 को इस्तेमाल किया जाता है कार्बोनिल और नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स को जो है वो सेपरेट आउट करने के लिए। नेक्स्ट है 49 है सेकेंडरी अल्कोहल इज द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ विच कार्बोनिल कंपाउंड्स। मतलब किस कार्बोनिल कंपाउंड की अगर हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन से मुराद आप ये कह लें कि हाइड्रोजनेशन करेंगे, जब उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, H2 ऐड करते हैं, तो पावर बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ ऊपर आ जाएगा और एक H नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 डिग्री बना, प्राइमरी बना, हमें 2 डिग्री चेक करना है। सही है, अगर यहाँ पर अगर देखें सेकंड वाले पे H2 ऐड करते हैं, ठीक है, ये आपका एसीटोन है, एक H ऊपर आएगा, एक H नीचे आएगा, तो CH3 कार्बन OH, CH3 और नीचे H। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा कार्बन 2 तरफ रेडिकल है, ये हमारे पास 2 डिग्री कंपाउंड हो गया, तो इसी से बनेगा, बी ऑप्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा अगर हम इसकी रिडक्शन कर देंगे तो। 50 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है, प्रोपानिक एसिड, फ्लोरो इथानोइक एसिड, ट्राईक्लोरो इथानोइक एसिड, नाइट्रो इथानोइक एसिड। तो ट्राईक्लोरो इथानोइक एसिड ज़्यादा इसके अंदर हमारे पास जो है वो एसिडिक है। अच्छा, रीज़न पूछेंगे स्टूडेंट्स के भाई रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि ट्राईक्लोरो इथानोइक एसिड या ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड क्या चीज़ ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, नेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से जनरेट होता है। तो यहाँ पर ये देखें, इधर पर किस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन भी मौजूद है। ये तो तीनों क्लोरीन है ना, ये तीनों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत ज़्यादा है। तो वो क्या करेंगे, इस वाले जो यहाँ से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन तो खींच ही रहा होगा और साथ में ये 3 क्लोरीन भी जो है वो खींच रहे होंगे इस इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि ये एक स्ट्रॉन्ग H+ आयन जनरेट हो जाए। उससे क्या होगा, आराम से ये लॉस हो जाएगा और जब ये लॉस होगा तभी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो होगी। तो ये वाला जो इफेक्ट आता है कि जिसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कर रहा हो तो अपनी जानिब, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राईक्लोरोइथेनोइक एसिड के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है 3 क्लोरीन की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो हाइड्रोजन बहुत आराम से लॉस हो सकता है ये, और ये इस वजह से ट्राईक्लोरोइथेनोइक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, बिकॉज वो एसिड जो कि आराम से अपना H+ लॉस कर सके वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 51 है हाइड्रोलिसिस ऑफ असाइल क्लोराइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश। असाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा। असाइल क्लोराइड क्या होता है भाई, दैट इज़ RC+OX Cl, ये असाइल क्लोराइड है। इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, इसका पानी से रिएक्शन कर दिया वाटर से, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हुआ, तो यहाँ पर RC+OH बना, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम देखते हैं यहाँ पर आंसर में मौजूद होगा। ये देखें बी ऑप्शन में है कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है द एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इज डैश। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जितने भी होते हैं हमारे पास, उनका एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपके पास अलग अलग कंपाउंड्स आ जाएंगे। इसके अंदर आपके पास RC डबल बॉन्ड OX एसिड हैलाइड भी आ जाएगा, इस तरह RC डबल बॉन्ड O, उसके बाद ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OR ये भी आ जाएगा, और उसके साथ फिर आपके पास इसमें ही आपके पास RC डबल OR एस्टर भी आ जाएगा। तो ये एस्टर कह लें आप, दिस इज़ द एस्टर, दिस इज़ एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज़ एसिड हैलाइड। तो ये सारे ये तीनों की तीनों हमारे पास जो है दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनमें से ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी होगी, मतलब जो जो आराम से जिसमें न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकेगा, हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ RC डबल बॉन्ड और X की बात करें तो X चूँकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पे हाईली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आराम से इस पर कोई भी आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इसलिए एसिड हैलाइड मोस्ट हमारे पास रिएक्टिव हो जाएंगे। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, हमारे पास एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर को जैसा आप याद रखें कि X माइनस की रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे, हमारे पास दैट इज़ ये रिएक्टिविटी ज़्यादा है COOR से। ठीक है, तो दैट इज़ COOR से या COO ग्रुप से, और COO ग्रुप की ज़्यादा है किससे, COO ग्रुप की और से और ज़्यादा जो मतलब किसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी है हमारे पास एस्टर OR से, और OR से भी ज़्यादा जो हमारे पास रिएक्टिविटी है वो NH2 की है, अमाइनो ग्रुप की है। तो यहाँ पर यही सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये हम सब कह लें कि सबसे आराम से X माइनस पर अटैक हो सकता है, फिर COO माइनस पर भी OR माइनस पे। तो एसिड, तो अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एसिड हैलाइड के अंदर जो है वो X माइनस होता है, और हमारे पास जो है वो दैट इज़ के ये जो एसिडिक एनहाइड्राइड है इसमें COO माइनस एग्जिस्ट करता है, और हमारे पास जो एस्टर है उसमें OR माइनस एग्जिस्ट करता है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हमारा एसिड हैलाइड हुआ, फिर हमारे पास एसिटिक, वो उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड हुआ, और उसके बाद एस्टर हुआ। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एसाइल क्लोराइड जिसको एसिड हैलाइड भी कहते हैं, फिर एनहाइड्राइड देन एस्टर। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आप याद रखें। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटीन्स में भी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ये चैप्टर 10 में हमने पढ़ा है सिंध बोर्ड में, 3 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, डेराइव्ड। ये ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फंक्शन थायरॉक्सिन में भी क्लासिफाइड एज डैश। थायरॉक्सिन क्या चीज़ है अपने फंक्शन के अतबार से। देखो बच्चे, थायरॉक्सिन जो है ना वो हमारे पास एक एंजाइम है जो सेक्रेट होता है, या प्रोटीन है जो सेक्रेट होता है थायरॉइड ग्लैंड से। तो थायरॉइड से ही तो थायरॉक्सिन निकला है, और थायरॉइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन सेक्रेट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास हार्मोनल प्रोटीन है, दैट्स वाई ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, हार्मोनल प्रोटीन। नेक्स्ट L एस्पेरेगिनेस एंजाइम हैज़ बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो L एस्पेरेगिनेस इस्तेमाल किया जाता है ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, केमियोथेरेपी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट। द पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑक्साइड। तो हमने पढ़ा था कि हम 1A ग्रुप की अगर हम बात करें दैट इज़ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो इसमें सिर्फ लिथियम है जो कि आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, और सोडियम आपके पास पर ऑक्साइड बनाते हैं, और नीचे के उसके बाद सारे क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है, जैसे KOO2 बनता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, जहाँ पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नॉट -1/2 होगी इसमें। ठीक है, ये हमारे पास ये सारे के सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म। मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या बनाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम का रिएक्शन नाइट्रोजन से रिएक्शन कराना है, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। मैग्नीशियम की +2 वैलेंसी, नाइट्रोजन की -2 वैलेंसी, फिर इंटरचेंज हुई तो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन हुई, बी ऑप्शन करेक्ट है। 58 डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो ड्यू टू। अल्कली मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। इसकी लो होने की वजह क्या होती है, उसके पीछे क्योंकि आप जानते हैं कि डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी वो उस वक्त होती है जब हार्डनेस होती है। हार्डनेस और डेंसिटी एक ही चीज़ है, और हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट एक ही चीज़ है, सबके ट्रेंड एक ही जैसे हैं।
तो डेंसिटी याद रखें कि जब एटम का वॉल्यूम कम होगा ना तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर हम इतने बड़े बॉक्स अगर हम ले लें, इतने बड़े 2 बॉक्स ले लें और उसके अंदर अगर हम बड़े आइटम डालना शुरू कर दें तो कम आइटम्स आएंगे, और छोटे आइटम डालना शुरू करते तो ज़्यादा आइटम आएंगे। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा मास किसका हो गया, ये आपके बच इसका हो गया, जहाँ पर छोटे छोटे आइटम्स हैं। इसके लिए हम ये कहते हैं कि जो आइटम्स छोटे साइज़ के होते हैं उनकी डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। तो अल्कली मेटल्स की डेंसिटी क्यों बहुत कम होती है, चूँकि उसके आइटम साइज़ में बड़े होते हैं। तो ये बी हो जाएगा, लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम। बड़े साइज़ की वजह से क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कम नंबर ऑफ एटम आएंगे तो डेंसिटी उनकी घट जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है। 59 पे आते हैं। इन थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मैक्सिमम फॉर Mn+2 एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, थर्ड सीरीज जो ट्रांजिशन एलिमेंट की है, साइंस टीचर वेरिक रूल मांगे फिर उसको ऑपरेटिंग कॉपर वाली सीरीज, तो इसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मैग्नीशियम का Mn+2 का ज़्यादा है। और किसका ज़्यादा होगा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह से आता है, ये आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। डी सबशेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सूरत में हमारे पास कैसा होगा, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रखेगा। क्रोमियम +3, तो क्रोमियम होता है हमारे पास S1D5 है ना, तो S1 होता है, D5 होता है, +3 में क्या हो जाएगा, S से तो निकल जाएगा और D से 2 निकल जाएगा तो D3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। टाइटेनियम, तो टाइटेनियम हमारे पास कन्फिग्रेशन इसकी क्या हो जाएगी, टाइटेनियम की साइंस टीचर, तो S2 और D हमारे पास आ जाएगा कितना, D आ जाएगा 2, ठीक है। और अगर +3 वैलेंसी उससे मुराद के S से 2 निकल गया और D से 1 निकाल देंगे, D1 हो गया। वेनेडियम 3, वेनेडियम 3 ये ग्रुप का एलिमेंट है, S2D3 हो जाएगा, और +3 का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन S से निकाल दो, एक D से निकाल दो, ये D2 रह जाएगा। जिंक +2 की बात कर लें तो S2D10 होता है, तो +2 से मुराद S2 निकल गया तो D10 रह गया। तो यहाँ पर D10 की जब बात करें इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो जिंक तो हट गया। अगर हम बात करें D3 की तो यहाँ पर हमारे पास 3 अनपेयर्ड है, टाइटेनियम +3 में 1 अनपेयर्ड है और वेनेडियम +3 में 2 अनपेयर्ड है। तो जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम +3 के पास है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 60, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज़, अभी मैंने बताया कि वो S2D4 होता है वैसे, लेकिन S1D5 बाद में जाकर हो जाता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आर्गॉन तक तो जाएगा वैसे ही, AR तक, उसके बाद 4S1 3D5 तक ये होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 61, द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसीज। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता? तो वेरिएबल वैलेंसी कौन शो नहीं करता भाई? यस, जो जिंक है, जिंक शो नहीं करता वेरिएबल वैलेंसी, क्योंकि उसके क्यों नहीं शो करता, ड्यू टू फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी ऑर्बिटल उसका फुल्ली फिल्ड होता है, तो इसलिए S से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनिक्स निकलते हैं। S2D10 होता है ना भाई, S2D10 होता है, S से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, D से इसका 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता ड्यू टू स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद सेलेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग्स टू एरीन फैमिली। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बताए जो एरीन फैमिली से बिलोंग करता है। एरीन से मुराद आप जानते हैं, एरीन से मुराद क्या होता है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक इन चारों में से क्या, इथीन है, ये डाई मिथाइल ईथर है, ये अमाइनो मीथेन है, ये बेंजीन हमारे पास है जो कि एरीन फैमिली से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्टिंग इन अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O इज। कौन सा आइसोमेरिज्म होगा C2H6O नाम के कंपाउंड में? आपको पता है कि ये जनरल फार्मूला अगर हम उसका निकालें तो ये CnH2n+2 और O आ जाएगा। और ये जनरल फार्मूला 2 कंपाउंड का होता है। ये जनरल फार्मूला अल्कोहल का भी होता है, ये जनरल फार्मूला ईथर का भी होता है, चूँकि डाईथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल ये सारे एक ही फार्मूले में आ सकते हैं इस जनरल फार्मूले के अंदर। ये C2H5OH कहेंगे तो ये C2H6O बन जाएगा। इस तरह CH3OCH3 करेंगे तो ये भी C2H6O बन जाएगा। तो C2H6O पे जो आइसोमेरिज्म होगी वो कौन सी होगी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके सेम स्ट्रक्चर होंगे बट सेम फार्मूला होगा, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो चैप्टर 6 में इसको हमने पढ़ा है सिंध बोर्ड में। नेक्स्ट 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म आप जानते हैं कि ये हमारे पास फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, बट अरेंजमेंट डिफरेंट होगी स्पेस के अंदर पार्टिकल्स की। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल तो नहीं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर 2 बताए हैं मैंने आपको, एक ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ही हम लोग जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कह रहे होते हैं। इसी को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहा जाता है।
और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म से मुराद आप जानते हैं कि इसके लिए क्या कंडीशन होती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जैसे कि अटैच्ड हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन अटैच्ड हो, और उसके साथ अगर दो जगहों पर अगर इस तरह से Cl आ जाए तो आमने सामने तो ये सिस कहलाता है, और अगर Cl अगर ग्रुप्स अगर इस तरह से लगाओ तो इसको हम लोग कहते हैं दिस विल बी ट्रांस। तो ये हमारे पास कहलाता है सिस और ये कहलाता है ट्रांस। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। यहाँ पर देखें साइक्लोप्रोपेन के साथ एक ही जगह पर दो CH3 लगा दिया गया, यहाँ पर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। यहाँ देखें दोनों एक ही साथ H लगा दिए गए, इसके अंदर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। इसमें कोई ग्रुप लगाया नहीं गया तो इसके अंदर भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। बी ऑप्शन के अंदर होगी, चूँकि यहाँ पर देखें ये दो अलग अलग कार्बन पर जो है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, दो अलग अलग, और दो अलग अलग कार्बन पर ग्रुप्स अटैच्ड हैं, और ये हमारे पास किस तरह से अटैच्ड है, सिस की तरह से अटैच्ड है ये हमारे पास। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये बी कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में फिर मैं बता दूं कि क्या चीज़ इसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि ग्रुप्स मस्ट बी अटैच्ड ऑन डिफरेंट कार्बन एटम। डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं ग्रुप्स के अटैचमेंट ज़रूरी है, ये दो कंडीशन ज़रूरी होती हैं। 65 है जेनेरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन का फार्मूला क्या होता है आपको पता है। साइक्लोअल्केन का जो फार्मूला होता है वो बिल्कुल अल्कीन की तरह ही होता है, अल्केन की तरह नहीं होता, तो CnH2n होगा। वजह क्या होती है कि साइक्लोअल्केन बनाने के लिए दो हाइड्रोजन निकालना पड़ता है, तो उसका फार्मूला अल्कीन जैसा बन जाता है। तो साइक्लोअल्केन और अल्केन एक दूसरे की तरह से आइसोमर्स भी हो सकते हैं क्योंकि सेम फार्मूला है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। 66 है इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। जब बेंजीन की सल्फोनेशन की जा रही होती है तो SO3 वहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे यूज़ होता है। वैसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं हर वो चीज़ जिस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो। SO3 पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होता, उसके बावजूद वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल के मतलब जैसे ये होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो। अब यहाँ सल्फर क्या होता है, तीन तरफ तो ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है ना, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेता है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव जनरेट हो जाता है, जिस पर आकर जो है वो जो जाकर अटैक कर सकता है किस डिफरेंट स्पीशीज़ पर। तो यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है सल्फोनेशन में, दैट इज़ ये SO3 है। चूँकि यहाँ पर सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट है तो वो इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है 67 है कि द फॉलोइंग हैज़ IUPAC नेम ऑफ। IUPAC नेम लिखनी है, एक कंपाउंड आपके पास गिवन है, उसके IUPAC नेम्स को बताना है। ये हमारे पास ये मैंने कंपाउंड बनाया है, ये देखें इसको। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन हो गए, तो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से कर देते हैं, 1 2 3 4, चूँकि यहाँ से रेडिकल करीब है, 4 रेडिकल हैं, 2 पर 3 पर 3 पर। ये हो गया हमारे पास 2, 2, 3, टेट्रामिथाइल, और 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है 68 एसिटोफिनोन कैन बी फॉर्म्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। एसिटोफिनोन आप जानते हैं, एसिटोफिनोन किसे कहते हैं, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OCH3 लगा होती है। कब बनता है, जब बेंजीन की हम असाइलेशन कराते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। और आप जानते हैं कि ये इट इज़ वन ऑफ द फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट में 2 रिएक्शन होते हैं, एक असाइलेशन होता है, एक अल्काइलेशन होता है। जब फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन कराते हैं तो फिर उस सूरत में एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर बेंजीन का रिएक्शन किया जाता है एसिटाइल क्लोराइड से, तब जाकर हमारे पास एसिटोफिनोन बनता है। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक चीज़ें अभी आपकी क्लियर हैं। 69 पर आते हैं। इन अल्कीन्स ईच कार्बन एटम हैज़ हाइब्रिडाइजेशन। अल्कीन में हर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, क्योंकि अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो गई। सॉरी, अल्केन लिखा हुआ, अल्केन में सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। 70 है व्हेन CH3 इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इट मेक्स अ रिंग डैश। जब CH3 बेंजीन रिंग में अटैच होता है तो ये बेंजीन रिंग को क्या कर देता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जब ये आपके पास ये CH3 है तो ये CH3 अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, लेकिन ये बाय मीन्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ आल्सो एन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। यह हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर वो उसको डोनेट कर देता है। अगर हम उसको डिटेल में डिस्कस करें तो देखें, दिस इज़ मिथाइल रेडिकल CH3। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होने पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा।
जब यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो नेगेटिव चार्ज इसके इन तीन जगहों पर नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो जमा हो जाएंगे, जिस पर इलेक्ट्रोफाइल आकर आराम से ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन कर सकता है। तो इसको क्या बना देगा, ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया ना, तो ये अच्छा क्या बन गया, गुड न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करता है। तो बेंजीन पहले ही एक न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन जब कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप जब होता है, जैसे आपके पास मिथाइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देकर उसको और ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है, तो गुड न्यूक्लियोफाइल बना देता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ग्रेटर केपी देन केसी, जिसकी केपी की वैल्यू केसी से ज़्यादा होगी। ये केस हमने एक पढ़ा था कि अगर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होंगे तो उस सूरत में केपी ज़्यादा होगा केसी से। अब यहाँ पर देख लें सी ऑप्शन में कि यहाँ पर 2 मोल्स हैं और यहाँ 2 + 1 3 मोल है, तो प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो यहाँ पर केपी ग्रेटर देन केसी होगा। बाकी सब जगह देखें 3 मोल 2 मोल 3 मोल 2 मोल 4 मोल 2 मोल, हर जगह रिएक्टेंट का ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि केपी और केसी की वैल्यू को कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद कह रहे हैं कि द इक्वेशन 2N2 + 3H2 = NH3, ये इक्वेशन क्या बताता है। अमोनिया की फॉर्मेशन आप सब जानते हैं, हेबर्स प्रोसेस को हम कहते हैं। ठीक है, 73 ये है कि द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन डैश, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कह रहे हैं कि रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर dx/dt के बराबर कब होती है, k की यूनिट। तो आपको पता है कि dx/dt = k × कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जब 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट तो कोई भी नहीं होता, तो जो k की यूनिट निकलेगी वही dx/dt की निकलेगी, सिर्फ 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, वरना k और dx/dt रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की डिफरेंट होती हैं वैल्यूज़, मतलब यूनिट्स डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट है 74 है, द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को किस पर स्टडी करते हैं और कौन से ब्रांच में हम फैक्टर्स पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर जो डिपेंड करते हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ईयर में चैप्टर 8 है ये हमारा सिंध बोर्ड में। नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शन ए प्रोडक्ट बन जाए व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4 फोल्ड्स विच मीन्स इट इज डैश। कहते हैं कि रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, तो अगर ए की कंसंट्रेशन डबल की जा रही है तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जा रहा है। तो उसका क्या मतलब है, देखो एक होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें क्या होता है जितना अगर रिएक्टेंट डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, लेकिन रिएक्टेंट के डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जा रहा है, तो असल में ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम डबल करते हैं जो है वो कंसनट्रेशन को, तो फिर रिएक्शन की स्पीड 4 टाइम बढ़ जाती है। 76 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के, ये हमने फैक्टर्स में पढ़ा है, लेकिन कभी कभार इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, और वो कब होगा, वो उस वक्त होगा जब नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में आएगा तो क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के। 77 है द थर्मल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एनर्जी जो हम देते हैं रिएक्शन को उसको हम क्या कहते हैं, ए एंथैल्पी कहा जाता है। 78 है बॉर्न हेबर साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जीज ऑफ डैश, ये हमारे सिंध बोर्ड में नहीं है बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल असल में लेटिस एनर्जी से हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, किसकी लेटिस एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आयनिक सॉलिड्स की, जैसे कि है ना सॉल्ट NaCl के बताते हैं 788 किलो जूल पर मोल उसकी लेटेस्ट एनर्जी, तो कैलकुलेशन कैसे की गई बाय मीन्स ऑफ बॉर्न हेबर साइकिल। 79 है 1 कैलोरी इज इक्वल टू डैश, तो ये हमारे पास चैप्टर 5 से क्वेश्चन एक आया हुआ है। ठीक है, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से, तो 1 कैलोरी जो है वो 4.184 जूल के बराबर होता है। जूल छोटी यूनिट है, कैलोरी बड़ी यूनिट है। 80 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2O3 - 2 इज डैश, निकाल लेते हैं S × 2 + O × 3 = -2, तो ये हो जाएगा -2 × 2 + अच्छा सल्फ़र की निकालनी है तो सल्फ़र छोड़ देते हैं -2 + -2 × 3 = -2, S × 2 - 6 = -2, S = -2 + 6, S = +4/,
ये हमारे पास क्या है, +4 अपॉन दैट इज 6। वेट अ मिनट, एस मल्टीप्लाई 2 + -2 × 3 = -2। ये -6 हो गया, इधर गया +6 हो गया, और ये 6 और 6 और 2 -2 और +6 ये +4 हो गया, और 2 से डिवाइड करते हैं तो ये +2 आ जाएगा इसका सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेटस के अंदर। नेक्स्ट है द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन। हैलोजन की कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, X- -(-1) होती है नॉर्मली। वैसे तो +1 +3 +5 +7 भी हो सकती है ऑक्सी हैलेट्स ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन में आपने देखा होगा। 82 है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डैश। जब ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, रिडक्शन में डाउन हो रहा होता है। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो फॉलोइंग की है, डी। तो फॉलोइंग की वैल्यू हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दी गई है इसको, और 4.0 इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू है। 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम एस कैरेक्टर। द मैक्सिमम एस कैरेक्टर एसपी हाइब्रिडाइजेशन में होता है, 50% इसमें एस कैरेक्टर होता है और 50% पी कैरेक्टर होता है, जो एक एस और एक पी से मिलाकर मिलता है। 85 द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर व्हाट। फर्स्ट आईपी वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी। अब हमें ये पता है कि लेफ्ट राइट जब हम जाते हैं तो आईपी वैल्यू बढ़ रही होती है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो सोडियम की कम, मैग्नीशियम की ज़्यादा, एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट या उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, द पावर ऑफ एन एटम द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ एन एटम। अब यहाँ मैग्नीशियम क्यों हुआ, चूँकि मैग्नीशियम में अगर आप देखोगे ना तो NH2 इसकी कन्फिग्रेशन होती है, तो ये चूँकि यहाँ इसकी कन्फिग्रेशन फुलफिल्ड है, तो फुलफिल्ड होने की वजह से स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत एल्यूमिनियम के। ट्रेंड के लिहाज से दिखाई तो एल्यूमिनियम की ज़्यादा मुश्किल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आया हुआ है मैग्नीशियम में, चूँकि मैग्नीशियम यहाँ पर हमारे पास फुली फिल्ड है, 2s2 इसका हमारे पास जो है वो, मतलब S2 पर जाकर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी ख़त्म होती है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफिशिएंसी। तो केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी किस तरह से शो होती है, परसेंटेज यील्ड से हमें पता लगता है कि कितने ज़्यादा जो है वो कंपाउंड फॉर्म हुआ है और क्या एफिशिएंसी केमिकल रिएक्शन की, कितना ये प्रोडक्ट एक्चुअल में बनाकर हमें दे सकता है। तो परसेंटेज यील्ड निकालना होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 करके, या थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइड बाय एक्चुअल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम उसको निकाल रहे होते हैं। तो उस पर डिटेल में नहीं जा रहा मैं उसकी, 87 पे आता हूँ। इन अ वेसल 10 ग्राम नाइट्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 10 ग्राम O2 आर प्रेजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ एटम। सबसे कम नंबर ऑफ एटम किसके होंगे, जिसके सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे भाई, जिसके सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास होगा। जैसे ये देखें, ये हो गया 10/28, ये हो गया 10/2, ये हो गया 10/16 तो ऑक्सीजन जो हो गया हमारे पास, इसके पास सबसे कम मोल निकलेंगे और सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल भी उसी के होंगे, ठीक है। तो ये C हो गया ऑक्सीजन। 88 है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास होता है C6H12O6 होता है ना इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत सिंपल MCQs हैं, तो ये CH2O हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQ से बढ़ते हैं इसके बाद। 89 है द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर n एंड l इज। n और l के बीच रिलेशन क्या है कि l = n-1, चूँकि हमेशा एक कम हो रहा होता है ना। अगर n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। इस तरह से l की वैल्यू जो हमारे पास है, l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा एक कम चल रहा होता है। 90 है क्वांटम नंबर्स वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल। 2p के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी और l की वैल्यू हो जाएगी 1, n = 2, l = 1 हो गया। नेक्स्ट है विच पेयर हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स s ऑर्बिट। किस पेयर के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अल्कली मेटल्स होंगे जो जिसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दोनों जिसमें सही आ जाए, तो लिथियम के पास तो है, आयरन के पास नहीं है, इस तरह हाइड्रोजन के पास तो है, हीलियम के पास नहीं है। सोडियम एंड क्रोमियम दोनों के पास लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर क्रोमियम की बात करेंगे ना तो S1D4 होता है ना इसमें, तो 4 ये हमारे पास 4s2 3d4 होता है, तो लास्ट शेल 4 है, तो 4 शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम पे भी एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में। 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट E/M रेशो।
लोएस्ट ई अपॉन एम रेशो किसका होगा? जिसकी वैल्यू एम की सबसे ज़्यादा होगी उसका ओवरऑल ई बाय एम वैल्यू सबसे कम होगी। तो मॉलिक्यूलर मास इसका 3 है हमारे पास, सॉरी 7 है इसका हमारे पास, हाइड्रोजन का 2 है, हेलियम का 4 है, बेरिलियम का 9 है। तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो बेरिलियम दिख रहा है, तो बेरिलियम की सबसे कम ई बाय एम रेशो होगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द जर्नल गैस इक्वेशन, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं पी एम अपॉन एन आर टी होता है। तो डेंसिटी मोलर मास पर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी और प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल एट फॉलोइंग प्रेशर। एक्चुअल वॉल्यूम जो गैस का होता है, गैस मॉलिक्यूल्स का, उसको नेग्लिजिबल समझा जाता है किस प्रेशर पे? तो लो प्रेशर पे नेग्लिजिबल समझा जाता है। तो ये हमारे पास कहलाती है वैंडर वॉल इक्वेशन के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो नॉर्मली अगर हमने देखा है कि जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर के वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाने पर जो है वॉल्यूम कम हो रहा होता है। तो यहाँ पर नेग्लिजिबल वॉल्यूम हाई प्रेशर पर होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ हमारे पास किसके लिए होता है? ओनली फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस के लिए। रियल गैसेस के लिए जो होता है हम लोग इसके लिए वैंडर वॉल इक्वेशन यूज़ कर रहे होते हैं। तो वेंडर वॉल ने क्या बताया था? वेंडर वॉल ने बताया था कि अगर गैसेस का प्रेशर, अगर गैसेस का प्रेशर कम कर दिया जाए, प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाए, तो प्रेशर रिड्यूस करने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। जब मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे तो क्या होगा कि इनका आपस में जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसके लिए 2 ATM। तो वेंडर वॉल के अकॉर्डिंग जो रियल गैसेस होते हैं वो हाई प्रेशर पे, प्रेस और लो प्रेशर पे हाई वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम को पाई करते हैं। नेक्स्ट, 95 CO2 एंड SO2 बोथ आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ SO2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CO2 ड्यू टू। कह रहे हैं यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड SO2 दोनों ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन हीट ऑफ वेपराइजेशन SO2 की ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट होता है SO2 CO2 से। क्योंकि देखो स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर होगी, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो SO2 का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास बेंट टाइप का होता है 119 डिग्री पे, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का शेप स्ट्रेट लीनियर होता है। तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि अब ये से लीनियर शेप हो गया तो ये नॉन पोलर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पोलर हो गया। तो SO2 पोलर होता है और CO2 नॉन पोलर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि SO2 के जो है ना पोलैरिटी आने की वजह से आयनिक कैरेक्टर आ जाता है और उसके हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा हो जाती है। 96 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लोएस्ट वेपर प्रेशर किसके पास होगा? जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। डाइलिथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ वाटर के पास है। 97 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनमें से कौन सा एक मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है? ए ब्रोमीन। ब्रोमीन एक मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, क्यों? बिकॉज ब्रोमीन एक हमारे पास लिक्विड होता है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। 98 द लेटेस्ट एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एंड डैश। लेटेस्ट एनर्जी को और क्या कहा जाता है? बॉन्ड एनर्जी भी कहा जाता है। बस बॉन्ड एनर्जी जो है वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए टर्म है, और लेटेस्ट एनर्जी हम सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए कह रहे होते हैं। नेक्स्ट है फॉर अ गैसियस फेस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इक्वल। गैसियस फेस में अगर रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो तो उससे क्या पता लगता है? उससे पता लगता है द वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp आर सेम, पीछे केस में बताया है। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ टेबल सॉल्ट बाय पासिंग HCl गैस थ्रू इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन इज एन डैश एग्जाम्पल ऑफ डैश लॉ। कह रहे हैं कि NaCl है, इसके प्यूरिफिकेशन के लिए आप इसमें HCl डाल दें। तो NaCl और HCl में एक चीज़ हमारे पास आ रही है, वो चीज़ क्या आ रही है भाई? वो हमारे चीज़ आ रही है कॉमन आइन। तो ये हमारे पास कौन सा इफेक्ट हो गया भाई? ये हमारे पास हो गया कॉमन आइन इफेक्ट, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास जितने भी हमारे पास 80 MCQs थे, नॉट 60 MCQs थे। ठीक है, जो हमने सॉल्व किए यहाँ पर किसके? NMD कैट 2020 के। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन फ्रीली। बाकी अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप उसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ये मैंने 2020 के लास्ट ईयर के MD कैट के केमिस्ट्री के पेपर को जो 60 क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व कराया है। एक तरीका ये भी डिस्कस करने का अपने कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, इतना समझा जाता है। ऑल दिस क्वेश्चंस आर ईजियर, फ्यू क्वेश्चंस आर देयर विच बिलोंग टू फेडरल बोर्ड बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम सिंध बोर्ड। सो इफ़ यू हैव रेड द सिंध बोर्ड केयरफुली देन इट इज़ अ वेरी ग्रेट चांस फॉर यू टू गेट एडमिटेड इन अ मेडिकल कॉलेज। ठीक है स्टूडेंट्स, so inshallah we will meet again next time. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.